Hey everyone, this is Sana here. I hope you all are doing very well and great. So I hope आप सभी बहुत ज़्यादा स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घर पे. स्टे होम एंड स्टे सेफ. सो इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कन्वेक्स मिरर के बारे में. दैट इज़ द रूल्स फॉर द कन्वेक्स मिरर एंड आफ्टर दैट द रे डायग्राम्स फाउंड बाय द इमेज ऑफ द कन्वेक्स मिरर. ओके, सो उसके बाद हम अभी सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं. सेकेंड पार्ट के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी. सो इसमें भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेकेंड पार्ट में हम क्या कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अगेन. ओके, so that is here light reflection and refraction 10th standard by Sana ma'am. Okay, so here it is the part 2, that is the all the listed topics are there जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे डायग्राम फॉर लेंसेज. जैसे हमने रे डायग्राम किए थे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के लिए, वैसे ही कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस के लिए भी करेंगे. लेंस फार्मूला एंड पावर ऑफ लेंस, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके, सो यही टॉपिक्स जो हैं वो आपके इस चैप्टर के रहते हैं. देन आफ्टर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. रिफ्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं पहले ही. अभी फिर से देख लीजिए. द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज होना जब लाइट पास होती है फिर ट्रैवल करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में, ऐसे भी कह सकते हैं हम, दूसरे किसी और मीडियम में ट्रैवल कर रही है. ठीक है, सो अगर लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए, सो उसी चीज़ को हम रिफ्रैक्शन कहेंगे. ठीक है, सो रीज़न क्या है इसका? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर वन मीडियम टू अनदर. इसका रीज़न ये है कि जब भी जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल करती है तो जो स्पीड है लाइट की वो चेंज होती है. ठीक है, कि लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी. फाइन, सो आपको समझ में आ गया कि लाइट डायरेक्शन अपनी चेंज करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब उस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहेंगे. और इसका रीज़न ये है कि जो लाइट की स्पीड है वो चेंज होती है जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है. ओके, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज, दिस इज़ रॉन्ग, that one is here. The speed of light in vacuum or air is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. ठीक है, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मीडियम है इस लाइन से ऊपर जिसे हमने M1 नाम दिया है, कि यहाँ पर कोई भी जो लाइट रे है वो आ रही है और उसके बाद जो ये लाइन है उसके बाद दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ M2. ठीक है, इसके अंदर वो जैसे ही एंटर करती है अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है, हल्की सी डाइवर्ट हो रही है. आप देख सकते हो कि स्ट्रेट नहीं जा रही, कि यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट नहीं जा रही. जो ये डॉटेड लाइन है ये मत देखिए, ये जो सिंपल स्ट्रेट लाइन है डार्क, इसे देखिए. ये देखिए यहाँ पर डाइवर्ट होके जा रही है थोड़ी सी. और जो ये डॉटेड लाइन है ये मैंने इसलिए शो की है कि जो अगर डायरेक्ट स्ट्रेट जाती है लाइट रे तो ऐसा जो है हमें लगता, या फिर ऐसा हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता. ठीक है, सो M1 और M2 हमने दो मीडियम लिए हैं इसके अंदर. इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप और पढ़ेंगे आगे. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. ठीक है, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, कि जब हम देखते हैं कि जो स्विमिंग पूल है उसका जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है, दैट इज़ द बेस ऑफ द स्विमिंग पूल, वो हमें हायर नज़र आता है, कि इतना ज़्यादा लो नज़र नहीं आता कि बहुत ही ज़्यादा ये डीप है, हमें वो चीज़ हायर नज़र आती है. दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन. A pencil partially immersed in water appears to be bent at the surface of water and air. ये तो आप सभी लोगों ने करके भी देख रखा होगा शायद. अगर नहीं करके देख रखा तो आप देख सकते हो किसी भी टब में या बाल्टी में अगर आप पेंसिल डिप करते हो तो उसका जो सरफेस वाला पार्ट है वहाँ से वो हल्की सी बेंट होती हुई हमें नज़र आती है. फाइन. लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर, और किसी भी कोई भी कांच का ग्लास ले लीजिए और उसके अंदर एक छोटा सा लेमन डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, और जब आप देखते हो कि जो लेमन है उसका साइज़ बहुत छोटा था और हमें ग्लास के अंदर जाने के बाद जब हम उसे ग्लास
के अंदर डाला है हमने, तो उसका जो साइज़ है वो बड़ा नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, और पानी भरना है उसके अंदर। ओके, देन द लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अगर किसी भी बुक के ऊपर हम ग्लास स्लैब रखते हैं तो जो उसके लेटर्स हैं वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई देते हैं, रेज्ड टाइप दिखाई देते हैं। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर फॉर्चुनेटली लैब खुल गई हमारे स्कूल की और प्रैक्टिकल्स कुछ हो पाई तो इसमें आपको ग्लास लैब के बारे में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं वो सभी आपको कराए जाएंगे। देन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, और ग्लास लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो ये आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये जो लाइन है एस और आर, ये लाइन है, ठीक है। एस और आर की जो ये लाइन है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर मीडियम क्या है, एयर का, ठीक है, कि वहाँ पर हवा प्रेजेंट है। और एस और आर जो ये लाइन है, इससे जस्ट नीचे जो मीडियम है वो ग्लास है, ठीक है। क्या है, ग्लास है, एस आर से नीचे, और एस आर के ऊपर जो मीडियम है वो एयर का है, ठीक है। अब सिंपली समझिए आप कि कोई भी जो ये वाइट रे आपको दिखाई दे रही है, कोई भी रे, लाइट रे आ रही है, ठीक है, लाइट रे आ रही है, और जैसे ही एस आर जो लाइन है उसको क्रॉस करेगी, ये जो लाइट रे है वो हल्की सी बेंट हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पर नहीं जाएगी, बेंट हो जाएगी हल्की सी, जैसे कि आप देख सकते हो। रिफ्रैक्शन यही तो होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे जाती है तो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। तो इसमें दिख रहा है आपको कि डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट जाने की बजाय हल्की सी चेंज कर ली। मैं आपको वाइट जो डार्क वाइट जो लाइन है उसको देखने के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी लाइट रे आ रही है और जस्ट वो ग्लास मीडियम में जाते ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, पहली बात तो ये, ठीक है। और जहाँ पर ये मिड पॉइंट था इसका, ये वाला, यहाँ से हम एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज़ एन, ठीक है। हमने एन लाइन ड्रॉ कर दी मीडियम नॉर्मल बनाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल है ये हमारा। और जैसे ही जो लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए जिस तरीके से, तो उसको एक बार स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम ये डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तीन चीज़ें समझ में आ गई कि कोई भी रे आ रही है एयर वाले मीडियम में, और जैसे ही वो ग्लास मीडियम में जा रही है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। हम बीच में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसे हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। और जो ये डॉटेड लाइन है ये इसको स्ट्रेट दिखाने के लिए है कि लाइट रे अगर स्ट्रेट जाती तो किस डायरेक्शन में जाती, ठीक है। अब ये ऊपर एंगल जो आई है, इसका मतलब है कि जो लाइट रे है वो किस एंगल से जो है ट्रैवल कर रही थी, किस एंगल से आई थी, ठीक है। यहाँ पर आकर स्ट्राइक हुई है किस एंगल से, दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई बोलते हैं जिसे, ठीक है। और फिर जिस एंगल से वो डाइवर्ट हो रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज करके जा रही है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आर। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ एंगल आर, जिस एंगल से वो डाइवर्ट होकर जा रही है, ठीक है। और जिस एंगल से आई थी उस एंगल का नाम क्या है, एंगल आई। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ, ओके। सो इतना हमने कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए दूसरा मीडियम, दूसरा जो पॉइंट है वो कैसे करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, अगेन अभी जस्ट अभी मैंने जो आपको कराया है उसमें क्या हो रहा था कि कोई भी जो लाइट है, लाइट रे जो है वो आ रही है एयर से ग्लास मीडियम के अंदर, है ना। अभी इसके अंदर क्या पोर्शन है कि जो ग्लास मीडियम है उससे एयर मीडियम के अंदर जा रही है, एयर वाले मीडियम के अंदर लाइट जा रही है, तो कैसा जो है पोर्शन होगा देख सकते हो आप। पी क्यू जो है लाइन है, इसके ऊपर वाला जो ये ग्लास सा छपा हुआ है स्क्रीन पे, इसमें ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है एक, और ग्लास के अंदर से लाइट आ रही है और एयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। सो यहाँ से लाइट आई और यहाँ से डाइवर्ट होके यहाँ से जा रही है, दिस वन इज़ दैट, ओके। सो अगेन ये जो है ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली जो रे आ रही है यहाँ पर, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मानेंगे, जो एंगल ये बना रही है। लेकिन ऊपर वाला जो एंगल है वो हमने आई माना था, और ये वाला एंगल जो है इसको हम I2 मानेंगे, ठीक है। और नीचे वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो ऊपर हमने R माना था, और इसको हम R2 मानेंगे, फाइन। और
दूसरी बात, जैसे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था वैसे ही हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ द नॉर्मल लाइन, जिसको हमने एन डैश नाम दे दिया। ऊपर हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया था उसका हमने एन नाम दिया था, इसमें हम एन डैश नाम दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले आप ये वाला बनाओगे, फाइन। उसके बाद जो ये लाइन, जो ये लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, सॉरी रिफ्रैक्ट होकर जा रही है। तो जैसे ही यहाँ नीचे आएगी और ऊपर वाली जो लाइन है, जो लाइट रे अगर जो आई हुई है ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, उसके बाद फिर से एयर के अंदर एंटर कर रही है, वो रे अगर स्ट्रेट जाती तो किस डायरेक्शन में जाती वो दिखा रखा है आपको। ये डॉटेड लाइन जो है, अगर जो ये लाइन है वो स्ट्रेट पाथ में जाती तो ये डॉटेड लाइन जो है इसी पाथ पर जाती, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रही है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस पर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, कि जो ग्लास स्लैब हमने लिया है वो कितना मोटा है साइज़ में, कितनी थिकनेस है उसकी, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे अब। The incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent medium at the point of incident all lie on the same plane. आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा पढ़िए। द इंसिडेंट रे वो लाइट जो आ रही है, द रिफ्रैक्टेड रे जो पास होकर जा रही है, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल जो हमने एन और एन डैश बनाया था वो नॉर्मल है हमारा, ठीक है। टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो इंटरफेस हमने बनाया था बीच में बिल्कुल टू ट्रांसपेरेंट मीडिया मतलब एयर से ग्लास तक, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस के पॉइंट पे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों जो हैं वो सेम प्लेन पर लाई करेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें सेम प्लेन पर लाई करेंगी? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम प्लेन पर लाइन करेंगी जब जो इंसिडेंट रे है वो आ रही है और एक मीडिया से दूसरे मीडिया के अंदर जा रही है, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जो हायर क्लासेस हैं उनमें भी बहुत बार आता है ये स्नेल्स लॉ। क्या होता है ये? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट for a light of given color and for a given pair of medium. सबसे पहले तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो हम देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर, है ना। और इसमें साइन दे रखा है, साइन मतलब ऐसा ही, यानी साइन कॉस थीटा, साइन थीटा, ये हम पढ़ते हैं उन उस वे में साइन दे रखा है इसने, ठीक है। सो साइन आई और साइन आर के बारे में बात हो रही है, ये समझ आ गया। दूसरा ये है कि इनका रेशियो जो है, रेशियो का मतलब ये होता है कि हम दोनों को रेशियो के अंदर लें, यानी डिवीज़न में लें, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये समझ आ गया। उसके बाद ये कह रहा है इज़ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। इसने एक फॉर्मूला दिया था स्नेल्स ने, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वो कांस्टेंट होता है। किसके लिए कांस्टेंट होता है? फॉर ए लाइट, किसी भी लाइट के लिए, गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, और जिसमें हमें मीडियम दिया हुआ होता है और कलर जो लाइट का है वो दिया हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मीडियम 1 और मीडियम 2 जो है वो आपको गिवन होगा कि ये मीडियम 1 और मीडियम 2 है, ठीक है। इस जो कंडीशन है, इस जो सिचुएशन है, ये इस सिचुएशन में क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है,
आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और आपको दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हो आप। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर सेम डायग्राम है जो मैंने आपको ग्लास लैब के अंदर दिखाया था। ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट होंगे, यही चीज़ आपको शो कर रखी है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्लास लैब में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम से कोई पॉइंट आया था, वो क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, किस किस का रेशियो बोल रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, कि रेशियो स्पीड ऑफ लाइट का, लेकिन जो मीडियम हमें दे रखा है उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा ये, n इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी v1 अपॉन v2, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर सिंपल भाषा में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे, कि रेशियो किस चीज़ का, लाइट की स्पीड का। ठीक है, लाइट की स्पीड का रेशियो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइन, और v1 v2 आपको पता चल गया, मीडियम 1 के अंदर वेलोसिटी कितनी है, मीडियम 2 के अंदर वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, अब दूसरा आप ये देखिए, n21 दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एज रिस्पेक्टिव टू मीडियम 1। ठीक है, 2 1 इसलिए दे रखा है कि 2 का निकाल रहे हैं हम रिस्पेक्टिव, किसके रिस्पेक्शन में, 1 के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला है वो v1 अपॉन v2 आएगा। एज इट इज़ यहाँ पर आपको दे रखा है कि n21, यहाँ पे आपको v2 अपॉन v1 दे रखा है। इसका रीज़न क्या होगा, एक बार आप आगे देखिए, यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का वैक्यूम या फिर एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसी भी मीडियम का। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, n इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, v हमें पता है क्या होता है, अदर मीडियम है ना, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, सो क्या होती है, c से हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, दैट इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v जो है वो अदर मीडियम है, v1 v2 हमें पता है मीडियम 1 मीडियम 2 है, और v जो है वो अदर मीडियम किसी के बारे में भी बात हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट, और सबसे हाईएस्ट, दैट इज द क्वेश्चन जो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट का या किस मेटल का होता है। ठीक है, सो सबसे हाईएस्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है गोल्ड का। फाइन, गोल्ड का जो डायमंड का, गोल्ड का बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 2.42। ठीक है, 2.42 डायमंड का कैसे ज़्यादा होता है, आप अगर देखोगे कि किसी ने भी अगर डायमंड की ज्वेलरी या फिर कुछ भी पहन रखा है, तो अगर कोई भी, वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है ना, तो शाइनिंग उसके अंदर नहीं होती है। शाइनिंग उसके अंदर का मतलब ये है कि कोई भी लाइट रे अगर उसके अंदर एंटर करती है तो वो लाइट रे जल्दी से बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, वहीं पर रिफ्रैक्ट होती रहती है वो, तो जिसकी वजह से जो डायमंड है वो हमेशा स्पार्कल करता है, शाइनिंग देता है। ठीक है, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।